is directly proportional to strain. हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी टेल्स अस अबाउट, एक बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, उस बॉडी पे फोर्स लगाने की वजह से क्या आया? डिफॉर्मेशन। बॉडी क्या करी? डिफॉर्म करी, बॉडी के डायमेंशंस में चेंज आया। जब आप उस फोर्स को हटाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स को, तो क्या होगा? बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगी, जैसे एक इलास्टिक रबर बैंड करता है कि नहीं? आप उसमें फोर्स लगाइए, क्या करेगा वो? एक्सपैंड करेगा। मतलब उसमें क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा। जब आप उस पर्टिकुलर फोर्स को रिमूव करिए, आप वहां से उसको खींचना बंद करिए, क्या होगा? वापस इलास्टिक रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाता है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हमने बोला इलास्टिसिटी, तभी हम उसको इलास्टिक बैंड बोलते हैं कि नहीं? इलास्टिक बैंड बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है? इलास्टिसिटी। एक पॉलिथीन बैग को प्लास्टिक क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है? प्लास्टिसिटी को। तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो अपन सबको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज एक पर्टिकुलर चीज जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रेस। क्लास में आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसा डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर अगर फोर्स लगे। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कौन समझा सकता है मुझे क्लास के अंदर? व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर पे मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, क्या होगा? ये जो पैडिंग लगी है इसकी शेप चेंज करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है, कम फोर्स पे दिख रहा है। अगर मैं इस डस्टर को बहुत ज्यादा फोर्स से प्रेस करूं, तो क्या ये डस्टर क्रश हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंडस अमाउंट ऑफ, एक ट्रक के नीचे रख दिया मैंने इसको जाके, तो क्या होगा? ये क्रश हो जाएगा। मतलब इसकी शेप और साइज में चेंज आया कि नहीं आया? बॉडी पे फोर्स लगाने की वजह से अगर बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आए, बॉडी की शेप और साइज चेंज करे, उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। बॉडी की शेप में चेंज आ गया, बॉडी की जो फॉर्म थी वो क्या हो गई? अब डिफॉर्म हो गई है, खराब हो गई है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अब इसके बाद अपने पास आता है एक चीज जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इस संसार में जितने भी सॉलिड्स हैं, इस संसार में जितने भी सॉलिड्स हैं, क्या उनके पास खूब सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इफ देयर इज अ सॉलिड देन इट विल contain lot of molecules, lot of atoms, and those molecules, those atoms, they are bonded with each other. वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या है? बॉन्डेड है। कुछ ना कुछ बॉन्ड बना के रखे हुए, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना के रखेंगे, या आयनिक बॉन्ड बना के रखेंगे, या हाइड्रोजन बॉन्ड बना के लगेंगे, या तो उनके बीच में वेंडरवॉल फोर्सेस होंगे। क्या ये सब सुना है आप लोगों ने? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है? फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक दूसरे से क्या लगा के रखे हुए हैं? फोर्स लगा के रखे हैं, तभी एक सॉलिड स्ट्रक्चर आपको दिखता है। अगर ये आपस में बॉन्डेड नहीं होते, तो क्या आपको एक डेफिनेट शेप दिखती? कोई पार्टिकल यहां, कोई पार्टिकल वहां। डेफिनेट शेप दिखने का मतलब ही यही है कि इनके बीच में क्या है? कुछ ना कुछ बॉन्ड। ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है? मेरे पास एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनो, बातें मत करो। इस तरीके से मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। क्या दिखा आपको? देयर इज वन क्यूब। ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द क्यूब देयर इज वन मॉलिक्यूल। हेयर, हर कॉर्नर पे आपको क्या दिख रहा है? एक मॉलिक्यूल। अभी थोड़ी देर पहले बात की, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बना के रखते हैं? बॉन्ड्स। उन बॉन्ड्स को यहां पर मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? स्प्रिंग के हेल्प से। स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है कि जब आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, या तो वो कंप्रेस होगी या तो वो एक्सपैंड होगी। सब जानते हैं कि नहीं? ठीक है, आपने इस पे फोर्स लगाया, आपने इसको कंप्रेस किया। ठीक है, ये लो कंप्रेस। ये जैसे ही मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, ये बॉन्ड्स क्या होने लगेंगे? कंप्रेस होने लगेंगे, बिकॉज बॉन्ड्स आर बिहेविंग लाइक स्प्रिंग्स। जब भी आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। सही बात है कि नहीं? स्प्रिंग कंप्रेस करती है तो एक फोर्स लगाती है कि नहीं? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो क्या कोशिश करेगी वो?
खुलने का वापस ट्राई करेगी, और अगर उसको खींचूंगा तो वापस कंप्रेस होने का ट्राई करेगी। ठीक है, मैंने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको कंप्रेस किया, ये क्या कोशिश करेगा कि मैं वापस से ओरिजिनल शेप को रीगेन करूं। अंदर से क्या करा इसने, रिस्टोरिंग फोर्स को अप्लाई किया। इसने कोशिश की कि भाई एक्सटर्नली मेरे को कंप्रेस किया जा रहा है, मैं क्या कर जाऊं, एक्सपैंड हो जाऊं वापस। हो रहा है कि नहीं? अब देखिए डिफॉर्मेशन किसने लाया, मैंने लाया। डिफॉर्मेशन यहां पर किसने किया है, मैंने किया है। मैंने एक्सटर्नली फोर्स लगाया, उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? और वो रिएक्शन इस बॉडी के डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। मैं बॉडी को अगर कंप्रेस करना चाहता हूं, ये चाहता है वापस खुल जाए। अगर मैं बॉडी को खींचना चाहूंगा तो ये वापस क्या चाहेगा, कंप्रेस हो जाए। मतलब ये आपको एक चीज यहां से क्लियर होती है कि जो अंदर बॉडी के अंदर रिएक्शन डेवलप हो रहा है, ये बॉडी के डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट काम करेगा। यस और नो? ये चीज क्लियर है कि नहीं? तो ये जो अंदर रिएक्शन डेवलप हुआ, इस रिएक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो आपने बॉडी के अंदर लगाया, बॉडी के ऊपर लगाया फोर्स, उस फोर्स से बॉडी के अंदर क्या आया, चेंज। बॉडी के अंदर अगर डायमेंशंस में चेंज आएगा तो बॉडी क्या करेगी, डिफॉर्म। डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगा। किसने बोला ये चीज? न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ से बोली। न्यूटन कहता है इफ देयर इज एन एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट यहां पर रिएक्शन कौन डेवलप कर रहा है, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहां पर रिएक्शन डेवलप कर रहे हैं, और उस रिएक्शन की वजह से ये बॉडी डिफॉर्म होने से खुद को बचा पा रही है। अब कॉमन सेंस का एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर ये जो रिएक्शन फोर्स, अब खुद सोचो, एक आदमी है, वो टेबल को बड़े आराम से पुश कर लेता है, बाइक को बड़े आराम से धक्का दे देता है, कार को भी दे देता है, लेकिन क्या ट्रक को दे पाएगा क्या? एक आदमी मिलके तो नहीं दे सकता, मुझे 10 लोग होंगे तो हो सकता है धक्का दे दे। इसका मतलब सभी की एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि नहीं होती? इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर की भी एक मैक्सिमम लिमिट होगी फोर्स को झेलने की। अगर मैं उससे ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसी को क्या बोला जाता है, फेलियर पॉइंट। क्या बोला जाता है, फेलियर पॉइंट। तो आज से 3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी सबको पता चल गया, दूसरा प्लास्टिसिटी सबको पता चल गया होगा, एंड लास्टली क्या पड़ा, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ज्यादा बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप अगर हो गया तो ब्रेक हो जाए। तो चीजें टूटती क्यों है, टूटती इसलिए है क्योंकि आपने उसकी स्ट्रेस झेलने की जो क्षमता थी उससे ज्यादा क्या लगा दिया है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है। जब आप उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली बॉडी क्या कर जाएगी, टूट जाएगी, और उसी को फेलियर पॉइंट या फिर ब्रेकेज कहा जाता है। सही बात है। एक कांच को आप नीचे पटक दो ऐसे, ये कांच है, लेट अस सपोज दिस इज ग्लास एंड यू थ्रो इट डाउनवर्ड्स, व्हाट हैपेंस, इट ब्रेक्स। बट अगर यहीं पे मैं एक आयरन का पीस लूं और नीचे छोड़ दूं तो कुछ नहीं होगा। दोनों में नीचे ही छोड़ा, दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दोनों नीचे जाके गिर रहे हैं, सेम हाइट से गिराया, एक टूट गया और दूसरा नहीं टूटा। इसका रीजन क्या है, एक टूट गया दूसरा नहीं टूटा, इसका रीजन ये है दैट आयरन की जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता थी वो ग्लास से ज्यादा है। तो हर मटेरियल के स्ट्रेस झेलने की क्षमता अलग अलग होती है। सिमिलरली हर आदमी के पास जो पावर है वो भी अलग अलग होती है। हो सकता है एक बच्चा कार को अकेला पुश कर दे, बहुत बड़ी सी कार है, हो सकता है एक बच्चा कार को पुश ना कर पाए, क्योंकि उस दोनों की पावर्स क्या है, डिफरेंट है, दोनों के पास फोर्स लगाने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है। ये चीज यहां पर इस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम सॉलिड्स की स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। एक सॉलिड पे आप फोर्स लगाएंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब खुद सोचो, मेरे पास है इलास्टिक रबर बैंड, वी हैव वन इलास्टिक रबर बैंड एंड वी आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। मैंने इलास्टिक रबर बैंड पे फोर्स लगाया, क्या होगा, एक्सपैंड होगा। मैंने कम फोर्स लगाया तो क्या होगा, कम एक्सपेंशन आएगा। और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंशन आएगा। और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा क्या होगा, और ज्यादा एक्सपेंशन। एक पॉइंट आएगा कि वो टूट जाए। आपको अब इमेजिन करना पड़ेगा, आपने ये सारी चीजें अपने घर के अंदर देख रखी हैं, आपने शुरुआत में थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, छोड़ोगे तो वापस ओरिजिनल शेप पे। थोड़ा और फोर्स लगाया, थोड़ा और एक्सपैंड हुआ, छोड़ोगे वापस ओरिजिनल शेप पे। एक ऐसा फोर्स होता है जितना आप उस पर लगा दीजिए और जब छोड़ोगे तो वापस जाएगा, छोटा होगा, लेकिन ओरिजिनल शेप पे नहीं जाता। कभी कभार कोशिश करके देख लेना घर पे, आप उसको बहुत देर तक खींच के रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे रबर बैंड पहले तो था इस साइज का,
आपने बहुत ज्यादा खींच के रख दिया, वापस जब छोटा हुआ तो रबर बैंड का साइज ही बढ़ गया है। होता है कि नहीं होता है? कभी ऐसा देखा है? इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? प्लास्टिसिटी। भाई आपने बॉडी पे फोर्स लगाया लेकिन बॉडी ओरिजिनल शेप पे नहीं गई, इसी को क्या बोला जाता है? मतलब एक सर्टेन लिमिट होती है हर ऑब्जेक्ट की, जिस सर्टेन लिमिट तक बॉडी कैसा बिहेव करती है? इलास्टिक बिहेव करती है। उसके बाद बॉडी क्या बन जाएगी? प्लास्टिक। और प्लास्टिक के बाद बॉडी में ब्रेकेज देखने को मिलता है। तो ये तीन चीजें हर बॉडी पे सिमिलर चलती हैं, चाहे वो वुड हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे ग्लास हो। अब किसी के लिए बहुत ज्यादा होगा और किसी के लिए बहुत कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? जल्दी जोर से, पता नहीं चलता ऐसे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ईच सॉलिड विल बिहेव लाइक एन इलास्टिक मटेरियल, then each solid will behave like a plastic material after a certain limit, and then there will be some maximum stress which it can withstand, and after that the body will break. After that the body will break. और ये तीन चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं। अरे ये बात समझ में? अभी अपन ने क्या देखा? थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा इलोंगेशन आया, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा और ज्यादा इलोंगेशन आएगा, थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा दिया, बॉडी क्या बन गई? प्लास्टिक। थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो बॉडी टूट जाएगी। अब इसी को ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। On the y-axis, we are writing stress. We are putting stress on the y-axis and strain on the x-axis. बिल्कुल सही बात। स्ट्रेन के बारे में कौन बता सकता है क्लास में? व्हाट इज स्ट्रेन? ऑनलाइन कितने बच्चों ने ये चैप्टर को अटेंड किया है? फटाफट बताइए, रेज हैंड। व्हाट्स योर नेम? कुणाल ढक्का। हाँ बताओ, स्ट्रेन क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। किसी भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन, फोर्स लगाने के बाद बॉडी की डायमेंशंस में क्या चेंज आता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने क्या बोला? कम फोर्स लगाओगे तो कम इलोंगेट होगी, ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा इलोंगेट होगी, उससे ज्यादा फोर्स लगाया और ज्यादा इलोंगेट होगी, बॉडी प्लास्टिक बन गई, और बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी टूट गई। अब देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप किया अपने बॉडी में, थोड़ा सा स्ट्रेन आया, थोड़ा और स्ट्रेस डेवलप किया तो थोड़ा और स्ट्रेन आया, थोड़ा और स्ट्रेस डेवलप करेंगे थोड़ा और स्ट्रेन आएगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक इलास्टिक लिमिट रीच ना हो जाए। इलास्टिक लिमिट जब रीच हो जाती है तो ग्राफ थोड़ा सा कर्व होना शुरू हो जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि अब जब आप और फोर्स बढ़ाओगे और उसको रिमूव करोगे तो बॉडी वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं जाएगी। बॉडी किस रीजन में आ जाएगी? प्लास्टिक रीजन में। आई एम एक्सप्रेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ वन ग्राफ। जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बॉडी कैसा बिहेव कर रही है? जब ग्राफ टेढ़ा होने लगेगा तो बॉडी कैसा बिहेव करेगी? प्लास्टिक। बॉडी इस तरीके से गई, एक ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट दिखा, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम क्षमता जितना बॉडी झेल सकता है, इसको क्या बोलेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी के बाद चाहे आप थोड़ा सा ही फोर्स बढ़ा दो, अब बॉडी में ब्रेकेज आना 100% है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी इससे ज्यादा झेल नहीं सकती थी, और कुछ देर बाद बॉडी क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। फटाफट बताइए, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ऑनलाइन 22 में से यस यस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? ये ग्राफ बना लो फटाफट। अब इस ग्राफ के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुणाल सही है? शोएब? ऑनलाइन बताओ, हैंड रेज करके, सबको क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ सी, हर संसार में हर बॉडी, चाहे वो स्टील क्यों ना हो, चाहे वो एल्यूमिनियम क्यों ना हो, चाहे वो ग्लास क्यों ना हो, कैसे बिहेव करेगी? इसी तरीके से। अब किसी का ग्राफ बड़ा बनेगा, किसी का ग्राफ छोटा बनेगा। हो सकता है एक मटेरियल के लिए ग्राफ बनाया सिर्फ इतना सा ही बना। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलास्टिक नहीं थी।
ठीक है, ज्यादा इसमें इलोंगेशन नहीं आता है, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं झेल कर पाती। ठीक है, एक ग्राफ बनाया मैंने, इस तरीके से बनाया ऐसे, इसका मतलब ये बॉडी क्या है, ज्यादा स्ट्रेस को बियर कर सकती है। तो ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि कौन सी बॉडी ज्यादा स्ट्रेस बियर कर सकती है और कौन सी बॉडी ज्यादा स्ट्रेस बियर नहीं कर सकती। तो ग्राफ देख के बता सकते हैं, सही है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पता हमें कहां से चलेगा, जितना मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ द ग्राफ रहती है, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ आपको देखने को मिले, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब इससे ज्यादा बॉडी झेल, इसके बाद चाहे फोर्स बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, बॉडी का टूटना निश्चित है। समझ में आ रही बात? एक पॉइंट आ रहा है जहां पर ग्राफ उसके आगे नहीं दिखता, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फेलियर पॉइंट या फिर ब्रेकेज पॉइंट। याद रहेगी बात, क्या बोलते हैं, फेलियर पॉइंट या फिर ब्रेकेज पॉइंट। इनिशियली द ग्राफ इज a straight line because it shows that the particular material is behaving like an elastic material। ठीक है, अब यहां पर भी दो पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट आता है शुरुआत में जिसको बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, एंड इसके बाद एक और पॉइंट आता है विच इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट। अब समझिए क्या हो रहा है यहां पर। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक हुक्स लॉ ओबे होता है। दोबारा सुनो, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक हुक्स लॉ ओबे होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या कहता है, जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही बॉडी इलोंगेट करेगी। याद रहेगी बात, ठीक है। तो वो किस पॉइंट तक डेवलप करेगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। इसके बाद बॉडी इलास्टिक बिहेव कर रही है, लेकिन ग्राफ जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, ग्राफ जो है वो सीधा नहीं है, वो कर्व होना शुरू कर देता है। इस पॉइंट के बाद कर्व होना शुरू कर देता है। Then there comes a particular limit which is known as elastic limit। उसके बाद कौन सी लिमिट आ रही है, इलास्टिक लिमिट, जो कि हमें क्या बताएगी कि यहां तक अगर आपने बॉडी पे स्ट्रेस लगाया तो बॉडी कैसा रहेगी, इलास्टिक बिहेव करेगी, छोड़ोगे वापस ओरिजिनल शेप पे चली जाएगी। समझ में आ रही बात? इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, फेलियर। तो अप टू इलास्टिक लिमिट द बॉडी इज बिहेविंग इलास्टिक, and after that we can say the body is behaving plastic। ये मिसिंग डाटा जो था इसको भी बॉडी कॉपी के अंदर लिख लो फटाफट। ऑनलाइन बताइए सबको क्लियर है कि नहीं। now we can say that according to Hooke's law, stress is diagonally proportional to, and if we remove the proportionality sign we will introduce a constant। अगर मैं proportionality हटाऊंगा क्या लगाऊंगा, constant। यहां पर क्या लगेगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी बात अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर ली थी, ठीक है। इसी को कंप्लीट हुक्स लॉ कहा जाता है। अब दो ग्राफ बनाऊंगा और दोनों ग्राफ के अंदर अपन सीखेंगे कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, कौन बता सकता है क्लास के अंदर, हैंड रेज कर दो। एक, यस, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, थिन वायर्स, बिल्कुल सही। अगर मुझे किसी भी वायर को, किसी भी मटेरियल को थिन वायर में बनाना है, दैट मींस मुझे उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी को खींचना पड़ेगा, इलोंगेट करना पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी को अगर डक्टाइल बोलेंगे, दैट मींस उसके पास प्लास्टिक नेचर होना चाहिए कि नहीं। सही बात है कि नहीं है भाई। अगर मैंने उस पर फोर्स लगाया और छोड़ते ही वो वापस चला गया तो मेरी डक्टिलिटी तो प्रॉपर्टी बनी नहीं ना। उसको कैसे मैं पतली पतली वायर्स में बनाऊंगा। पतली वायर्स में डालने के लिए मुझे वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा के रखना पड़ेगा और छोड़ते ही वो उसी शेप में पड़ी रहे। दैट मींस वन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लास्टिक सो दैट इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। अरे बात समझ। अब मैं दो ग्राफ बनाता हूं यहां पर, और ग्राफ से सोच के आप लोग बताइए कि कौन सा ग्राफ या कौन सा मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है, कौन सा मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है। अब ध्यान से देखिए, इधर तक तो इलास्टिक बिहेव करेगा, इसके बाद बॉडी क्या बिहेव करेगी, प्लास्टिक।
अब किस में देखो, यहां पर देखो, यहां तक तो इलास्टिक बिहेवियर है, उसके बाद इतना सा प्लास्टिक बिहेवियर है, और इसमें ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर दिख रहा है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दीज टू ग्राफ्स, which body is more ductile? The first one. This is more ductile. तो डक्टिलिटी चेक करने के लिए आपको ग्राफ का क्या चेक करना है? प्लास्टिक रीजन। जितना ज्यादा प्लास्टिक रीजन उतना ज्यादा बॉडी डक्टाइल, जितना कम प्लास्टिक रीजन उतनी ही कम बॉडी क्या होगी? डक्टाइल होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है, 4 ग्राफ बना देंगे, आपसे पूछेंगे विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, तो आपको क्या चेक करना है? द प्लास्टिक रीजन। अगर इसी सेम क्वेश्चन के अंदर, इसी सेम ग्राफ के अंदर मैं आपसे पूछूं विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल? कौन बता सकता है? बताओ। ब्रेक्स इजीली, वेरी गुड। भाई एक मटेरियल है जैसे ग्लास, और एक मटेरियल है इरेजर जो होता है आपके पास, ठीक है, आपके बैग्स में होगा। आप इरेजर को देखो, उसको खींचोगे तो थोड़ा सा पहले इलोंगेट होगा, फिर टूटेगा, होता है कि नहीं? ग्लेन ग्लास है तो नीचे गिरा दो, तुरंत टूट गया। इसका मतलब ग्लास की प्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? कम है। सही बात है कि नहीं? वो इलोंगेट नहीं होता है, ठीक है, उसकी शेप और साइज में चेंज नहीं आता है ज्यादा, वो तुरंत क्या करता है? ब्रेक करता है। लेकिन अगर मैं रबर बैंड को देखूं तो पहले बहुत ज्यादा इलोंगेट होगा, पहले मतलब डक्टिलिटी बहुत ज्यादा शो कर रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ब्रिटलनेस अगर चेक करनी है तो आपको प्लास्टिक रीजन चेक नहीं करना। अगर जिस भी मटेरियल का प्लास्टिक रीजन कम है, एक्चुअली में वो क्या होगा? ज्यादा ब्रिटल होगा। तो ये तो ज्यादा डक्टाइल हो गया, और ये मटेरियल क्या हो जाएगा? ज्यादा ब्रिटल, क्योंकि ये ज्यादा इलोंगेशन शो नहीं करेगा, तुरंत ही क्या कर रहा है? देखो यहां पर ब्रेक कर रहा है। इलास्टिसिटी जैसे ही इसकी खत्म हुई, ये ब्रेक कर गया। इसके अंदर क्या दिख रहा है? इलास्टिसिटी खत्म हुई, फिर ये प्लास्टिक बन गया, ये बहुत लंबा लंबा खींचने लगेगा, उसके बाद जाके ब्रेक करेगा। दैट मीन्स ये तो कैसा मटेरियल है? डक्टाइल, एंड दिस मटेरियल इज ब्रिटल। इट विल ब्रेक इजिली, इट विल ब्रेक आफ्टर बीइंग elongated फॉर ए वेरी लॉन्ग लेंथ। समझ में आ रही है बात की नहीं? यस और नो? फास्ट चलिए, ऑनलाइन बताइए यस हैंड रेज करके, क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलिए, सो हुक्स लॉ पढ़ लिया है हमने, स्ट्रेस के बारे में देख लिया। एक बार स्ट्रेन को और रिवाइज कराऊंगा। स्ट्रेन होता है बॉडी के अंदर आने वाला डिफॉर्मेशन। क्या होता है? बॉडी के अंदर आने वाला डिफॉर्मेशन। मैंने फोर्स लगाया, बॉडी इलोंगेट कर गई, उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन बोलेंगे। बॉडी के अंदर डायमेंशंस में चेंज आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन बोलेंगे। सही बात है, ठीक है। अब इसका कुछ फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। भाई मुझे कैसे पता चलेगा एक बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है? उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी। तो हमने क्या किया, एक बॉडी बनाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। This is a prismoidal bar, and on this prismoidal bar, one end is fixed, one end is, the other end is free। और फ्री एंड से मैंने क्या किया है? पुल फोर्स लगाया है, एफ पुल फोर्स लगाने की वजह से हमने देखा था कि सारे के सारे स्प्रिंग्स इलोंगेट करने लगेंगे, सारे के सारे स्प्रिंग्स इलोंगेट करने लगेंगे, तो अल्टीमेटली बॉडी की लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये लो, इंक्रीज करवा दो। इस तरीके से बॉडी की लेंथ क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। जितने से बॉडी की लेंथ इंक्रीज कर दी है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं यहां पर डेल्टा एल से, और जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको मैं डिनोट कर रहा हूं एल से। सो यहां पर स्ट्रेन क्या होगा? द स्ट्रेन विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसी को अपन क्या कहेंगे? स्ट्रेन। तो इट इज अ रेशियो व्हिच टेल्स अस अबाउट हाउ मच डिफॉर्मेशन इज देयर एंड व्हाट वाज द इनिशियल डायमेंशन। It is the ratio which tells us about the how much deformation is present and what was the initial dimension। उसके बीच का रेशो मुझे किसकी वैल्यू देगा? सो अल्टीमेटली ये मुझे किसके बारे में बताता है कि फोर्स लगाने की वजह से कितना डिफॉर्मेशन आया। फॉर्मूले में पुट करेंगे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। And the formula for Young's modulus comes out to be FL upon A into delta L। very very important formula। स्टार बना के अपने कॉपी में लिख लीजिए ये चीज।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि कितने बच्चों को यहाँ पर क्लास में समझ में आया है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट, जहां पर आपने फोर्स लगाया, एरिया आप वहीं का यूज करेंगे। फोर्स हमने कहां लगाया था? इस पर्टिकुलर सरफेस पे, तो एरिया भी कहां का यूज करेंगे? यहीं का यूज करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन द इलोंगेशन of a copper wire. Determine the elongation of a copper wire whose length is 2 meters, whose length is 2 meters, cross sectional area is 0.5 mm square, cross sectional area is 0.5 mm square. If it is subjected to, if it is subjected to a tensile force of, a tensile force of 50 newton, a tensile force of 50 newtons, a tensile force of 50 newton, full stop. The Young's modulus of elasticity for copper, for copper is 2 into 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू 50 न्यूटन दे रखी है, एरिया दे रखा है 0.5 mm स्क्वायर, एंड द लेंथ इज 2 मीटर। पूछा क्या है? इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू इसने अपन से पूछ ली। क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें गिवन है, बस पूछा क्या जा रहा है? डेल्टा एल। देखो वाई पता है, बिल्कुल पता है। क्या एफ पता है? बिल्कुल सही। एल पता है 2 मीटर, ए पता है 0.5, डेल्टा एल की वैल्यू अपन तुरंत निकाल सकते हैं। यस और नो? पुट करिए, आंसर निकालिए फटाफट। ऑनलाइन जो भी सॉल्व कर चुका है फटाफट आंसर बताओ हैंड रेज करके। यस। हो गया? 10 यूनिट, यूनिट यूनिट मीटर, मतलब आपकी वायर थी 2 मीटर की, उसको खींच के आपने 10 मीटर लंबा कर दिया 50 न्यूटन के फोर्स से। इज इट पॉसिबल? यस। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है न्यूटन में, दैट मींस एसआई यूनिट दे रखी है कि नहीं दे रखी? ये मेरे पास है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, इसको भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एमएम स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर के अंदर। मीटर स्क्वायर में कैसा करेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 mm। सही है? इसको कन्वर्जन करने के लिए अपन 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर स्क्वायर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकेंड थिंग इज, दिस इज मीटर mm स्क्वायर। वापस से यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। क्या आंसर बनेगा? 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। यस और नो? अब वैल्यू को अपन यहां पर पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा? 10 मीटर्स, या कुछ और आ रहा है? इसकी यूनिट नहीं होगी सर। यस प्रियंका बताओ। सर एक बार यूनिट कन्वर्जन बता दो। यूनिट कन्वर्जन देखिए फटाफट, देखिए यहां पर। वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। पुट करेंगे इसको इसमें, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर लिखूं तो किसके बराबर आएगा? 1/1000 मीटर के बराबर आएगा। और वी कैन से दैट दिस इज 10 टू द पावर -3 मीटर।
1 मिलीमीटर होता है 10 टू दी पावर -3, 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। सो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इतना है, तो मेरे पास आंसर था 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टू दी पावर -6 से, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। दूसरी वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब mm स्क्वायर था डिवीजन में, इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 10 टू दी पावर -6, जो कि ऊपर जाके 10 टू दी पावर +6 हो जाएगा। और आंसर यहां से क्या बनेगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ दिव्य सिंह, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलिए, तो ये हमारा प्योर कन्वर्जन था और यहां पर हमारा हुक्स लॉ खत्म होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इस चैप्टर में इतनी ही चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है? उसके बाद हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर शुरू होगा और फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पूरी 11th क्लास का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले किसी भी पार्ट से कनेक्शन नहीं रखता। ठीक है, तो पिछला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है उतना अच्छे से, तो आगे आने वाला जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वो तो हमारा क्लियर होना ही होना है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो आगे आने वाले दोनों चैप्टर ग्रेविटेशन एंड दिस ज्यादा पिछले से कनेक्शन नहीं रखते, नए नए कॉन्सेप्ट ज्यादा मिलेंगे। तो ध्यान से आप लोग क्लास के अंदर बने रहिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा।